के इस नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम सामाजिक समरसता विषय पर बातचीत करेंगे और इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सत्यदेव जी हैं, एक स्तंभकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सामाजिक समरसता क्या है, सरल शब्दों में अगर हम इसको समझना चाहें। सामाजिक समरसता बहुत ही अपने आप में एक सरल शब्द है। सामाजिक, समाज जैसे समाज है तो उसको समरसता, जैसे दूध और पानी इकट्ठे मिल जाते हैं, बाद में पता नहीं लगता। शक्कर और दूध मिल जाते हैं, पानी और नमक मिल जाते हैं, ये पता नहीं लगता कौन कहाँ है। इस प्रकार की जो इकट्ठपन जो है उसको हम सामाजिक समरसता कहते हैं। तो इस समाज में हमारा जो मूल मंत्र है सामाजिक समरसता का, पहला जो मूल मंत्र है, उदार चित्ता नाम तु वासुदेव कुटुंबकम। हमारे जो शास्त्र हैं, जो वेद हैं, उपनिषद हैं, इनमें एक प्रकार का एक दिव्य संदेश दिया है। सारा विश्व एक परिवार है। ये बहुत ही उत्तम विचार है। जब आप सारे विश्व को एक परिवार मान लेते हैं तो जिस तरह के परिवार में एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना है, स्वार्थहीनता है और एक दूसरे को कुछ कर गुजरने की भावना है, उस प्रकार की समरसता जो है वो सामाजिक समरसता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपने ये जो बात है ये सारे समाज में किस प्रकार से आए, समाज में उसी प्रकार से आए। और दूसरा इसका सूत्र है आत्मवत सर्वभूतेषु। इसका अर्थ है कि जैसा आप अपने लिए व्यवहार समझते हो, जैसा कोई आप सोचते हो कि कोई मेरे लिए ऐसा व्यवहार करे, वैसा ही आपको दूसरे के लिए करना है। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी को अपना जैसा मानो। तो इस प्रकार से सामाजिक समरसता। अब दूसरी बात, अगर इसके सिवाय कोई और प्रश्न है, ये तो मूल प्रश्न का मैंने उत्तर दिया है। आज के समय में सामाजिक समरसता की आवश्यकता क्यों है? देखो, एक जो व्यक्ति है तो व्यक्ति सबसे छोटी इकाई है, उससे बाद परिवार है, परिवार के आगे कुटुंब है और उससे बाद सारा खानदान और उसके बाद सारा समाज बनता है। तो इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बात, उनके शब्द जो उन्होंने 1965 में एक उद्घोष किया था, उसमें अगर लिखा हुआ है उन्होंने एकात्म मानववाद, ये एक प्रकार की उनकी जो फिलॉसफी है कि सारे मानव में आत्मा एक है और बाकी संसार में ऊंच नीच व्यवसाय इत्यादि कोई करता है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है, कोई ज़्यादा प्रखर बुद्धि वाला है, कोई उतना नहीं है, न्यून बुद्धि वाला है। लेकिन ये सब कुछ व्यवसाय होते हुए भी कि आपस में जो है एक तरीके का सूत्र होना चाहिए। तो उन्होंने एक तरीके का आकार दिया है, उसको कहते हैं सर्पालिक मंडलाकार। जैसा कि सर्प होता है ना, उसका जो वो कुंडली मार कर ऐसे बैठता है ना, उसका जो बीच वाला हिस्सा है ना, वो उन्होंने व्यक्ति को प्रदर्शित किया है। उसके बाद व्यक्ति के बाद परिवार, परिवार के बाद समाज और कुटुंब और फिर राष्ट्र और उसके बाद सारा विश्व, वसुधैव कुटुंबकम। तो उन्होंने इसे ऊपर बेस के ऊपर एक बात प्रज्वलित की है जिसको कहते हैं अंत्योदय। जो अंतिम व्यक्ति है उसका उदय उसका भी हो। जब सब व्यक्तियों का उदय, उनकी रोजी रोटी, हर प्रकार से उनकी मान सम्मान, लिंग भेद इत्यादि ना हो, जाति भेद ना हो और सबको अपना अपना स्थान, उचित स्थान अगर मिले, एक दूसरे की मान सम्मान के इज्जत करे, तो वो समाज एक शक्तिशाली समाज के रूप में उभरता है। जब ऐसा समाज का निर्माण हो तो सामाजिक चेतना आती है और एक आदर्श
सामाजिक चेतना जब आ जाती है, तो जब भी किसी राष्ट्र समाज पर किसी प्रकार की विपत्ति आती है, सारा समाज सारा राष्ट्र एकजुट होता है। ये तो विपत्ति की बात मैंने बताई, लेकिन वैसे भी आर्थिक दृष्टि से एक दूसरे की सहायता करना। अगर हम भारत देश की बात करें, यहाँ पर अलग-अलग जातियाँ हैं, धर्म है, अलग-अलग भाषाएँ हैं। क्या लगता है कि इसमें सामाजिक समरसता संभव है? बिल्कुल संभव है। जैसे मैंने ये बात कह दी ना, वसुदेव कुटुंबकम और आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये भी बोला है। और जब मैंने अब पिछले जो शब्द मैंने बोले हैं उसके विषय में अगर ठीक अमल किया जाए तो ये चीज़ संभव है। अब जो जाति इत्यादि में अपना भेदभाव है, ये अभी एग्जिस्ट करता है। नेतागण लोग और जो है ये समाज को जातियों में बांटना चाहते हैं। कई समाज जो है लीडर वो एक करना चाहते हैं। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो इसके ऊपर समाज का विभाजन और राष्ट्र का विभाजन करते हैं। लेकिन कर्म करने में, व्यवसाय आप कोई भी अपनाओ, उसमें कुछ अंतर नहीं पड़ता। हर व्यवसाय की अपनी इज्जत और आत्मसम्मान होता है। भगवान कृष्ण ने में गीता में ये बात कही है, माया शिष्टम गुण कर्म विभाक्षा। गुणों और कर्मों के ऊपर जो कोई वर्ण करता है अपना व्यवसाय, तो उसी तक सीमित है। एक व्यक्ति है, अगर डॉक्टर हूँ तो ज़रूरी नहीं है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, तो वो कोई और व्यवसाय चुन सकता है जो उनकी इच्छा के अनुसार। पुराने समय में गुरुकुल वगैरह में जो गुरु थे, वो जो अपने शिष्यों की, उनका जो सामर्थ्य है, उनका जो गुण है, उनको पहचान लेते थे। इनकी, इस शिष्य की किस विषय में रुचि है, वो उसी प्रकार उनको कुछ लोगों की ज्ञान विज्ञान में रुचि होती थी, वो ब्राह्मण बन जाते थे। कुछ लोगों की जो रुचि होती थी कि क्षात्र धर्म शस्त्र की ओर उनका बलिष्ठ जो उनका शरीर है, वो उस तरफ उनको उद्यत करता था। और बाकी जो व्यापार है, और जो इनमें से कोई कुछ भी ना अगर कर सके, तो वो उनके लिए वो सेवा का था। लेकिन कालांतर में ये कुछ विदेशी आक्रमणों की वजह से, और पहले कुछ नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं था, कोई भी व्यवसाय ले सा। अब जो है अपने महाभारत जो व्यास जी ने लिखी है, रामायण जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखी है, ये छोटे परिवार से पैदा होकर भी ऊंचे आ गए। और बहुत से जो राजा महाराजा, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह ये लोग थे, ये नीचे समाज थे। और नंद वंश भी नीचे समाज। ऐसे बहुत से ऋषि मुनि हुए जिन्होंने ज्ञान का प्रकाश दिया, लेकिन उनके सामाजिक दृष्टि से उनका तो नीचे। लेकिन आज की जो बात है ना, मैंने वो बात अभी कही है, दीनदयाल उपाध्याय जी का जो असली अंत्योदय, बिल्कुल। कि जो अंतिम व्यक्ति है उसका भी उदय, अगर उसका उदय हुआ तो समझो सारे समाज का उदय हुआ। लेकिन आपके ये सामाजिक चीज़ें जो है, ये एक वर्ग जो दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ओबीसी, दूसरे तीसरे सारे जो है, तो हमने पहले पारकियों ने, जो विदेशी आए थे, उन्होंने समाज को बांटा। अंग्रेज़ों का भी इसमें बहुत रोल था। और उसके बाद कुछ लीडर वोट बैंक के मद्देनज़र में रख के इसको, समाज को फिर बांटते हैं और बांटने का प्रयास करते हैं। ये बहुत खतरनाक है। जाति विशेष अगर आप जानना चाहते हो, जानो। उसके उत्थान के लिए जो पिछड़े लोग रह गए हैं उनको जानो, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट मत करो। और ये राष्ट्रीय विचार जो है वो सबसे उत्तम होना चाहिए। समाज में हर, जैसे एक मशीन में हर पुर्जे की अपनी अपनी अहमियत होती है, अपनी अपनी एक अनिवार्यता होती है, उसी प्रकार जो ना समाज में हर व्यक्ति की अपने अपनी पहचान होती है। जैसे जो तलवार का काम है वो तलवार कर सकती है, सुई जो है वो सुई करती है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। इस प्रकार से हमें और हमारे जो लीडरों को ये समझना चाहिए कि ऐसे जो प्रचार करेंगे समाज कमज़ोर होता है। आपका वोट बैंक के
को मुख्य नज़र ना रख के आप राष्ट्र को पहला सर्वोपरि राष्ट्र को सर्वोपरि रख के और आप से ये काम करना चाहिए। और अगर जाति व्यवस्था का अगर जो भी आपने समाज को बांटा उसमें ये देखना चाहिए कि इसमें समाज का हित कहाँ है और राष्ट्र का हित कहाँ है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी लेकिन चाहिए। आजकल हम जैसे गाँव में यहाँ बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। कोई शादी है, कोई फंक्शन है, अगर कोई एससी या एसटी समाज का व्यक्ति आता है तो उसको बाहर ही बिठा देते हैं, खाना भी उसको वैसे ही डाल के दे देते हैं, या फिर घर वाले कहते हैं कि नहीं, इवन इंटरकास्ट मैरिज के लिए भी विरोध करते हैं। आप इस सारे विषयों को कैसे देखते हैं? ये जो कुरीतियाँ आ गई थी ना हमारे समाज में, ये अभी तक परसिस्ट कर रही हैं। हमें मैंने वही बात जो ना दोबारा रिपीट करना, समाज को जागृत करना है, उसको आदर्श समाज बनाना है। ये जो आदर्श समाज अपने व्यवहार से और अपने प्रचार से और एक दूसरे से मिलना, अब उसके लिए आप आदर्श खुद प्रस्तुत करने चाहिए। जैसे कई लोग प्रस्तुत करते थे, महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किए और बहुत से समाज सेवी संस्थाओं ने ऐसे उद्घोष प्रस्तुत किए हैं। तो एक बार मैं इसका एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि महात्मा गांधी जो वर्धा में एक कैंप लगा हुआ था, वो समाज सेवी संघ जिसको आप कहते हैं आरएसएस, उसका ने उधर से जाके पूछा भी आप में ब्राह्मण कौन है, शूद्र कौन है, कहता हमें पता ही नहीं, हम एक दूसरे के नाम से करके तो गांधी जी को उस प्रकार की जो चेतना में आए, आदर्श चेतना, आदर्श समाज में चीजें हैं जो सदियों से आ गई है। इस कानून की दृष्टि से तो ठीक किया है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से ये चीजें अंदर तक, उनके हृदय तक और उनके मानसिकता ऐसी निर्माण करनी है कि समाज में ऐसे एक प्रकार से एक दूसरे के लिए भावना को समाप्त करना है। इस प्रकार से ये अभी थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन होगा जरूर। जैसे आपने जागरूकता की, तो आप किस तरह से देखते हैं कि सामाजिक समरसता में शिक्षा होती है? हाँ, शिक्षक से तो बात सारा शिक्षा के ऊपर है। आप समाज और अपना एक अपना क्या नाम है, अपना भूतकाल समझकर, अपना अतीत समझकर, अपना इतिहास पलटकर, अपना भवितव्य समझ, यानी कि हम हाल में कौन सी गलतियां की, कौन सा ये है, तो उसको समझ करके उसकी शिक्षा व्यवस्था हमने इसमें लानी है कि नई शिक्षा व्यवस्था में कोई रिजर्वेशन है, कुछ है, तो ये चीज़ें सामने सामने आ रही हैं। अल्टीमेटली जो भावना अगर ठीक है कि जो सताए हुए लोगों को रिजर्वेशन अगर मिल गई है तो फिर उसमें क्या अंतर है, तो उसमें अपना मन की शुद्धता करनी चाहिए। और शिक्षा प्रचार है ना, अब तो शिक्षा के ही माध्यम से प्रचारित की जाती है, स्कूलों कॉलेजों में मल्टीपल अपने मीडियाज़ हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसमें, और उस प्रकार की जो शैक्षणिक के हैं उसमें उस प्रकार के विचार आ जाए। तो एक मुख्य उद्देश्य बनाकर हमने समाज की जो और एक दूसरे के प्रति जो दुर्भावना है उसको हमने दूर करनी है। तो इसमें समय तो लगेगा, करना चाहिए। इस तरह अगर समाज सशक्त होगा और राष्ट्र सशक्त होगा, सारे विश्व में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है हैं या फिर उसको मजबूत इस प्रकार की जो बात है ना, दोनों तरफ वैसे चल रही है। आज एक नारा के जनगणना होनी चाहिए और उसके ऊपर व्यवसाय जातिगत जन जिसको नाम दिया है। अब जाति लोग समाज को तोड़ना चाहते हैं वोट बैंक की खातिर। कुछ जो ना, जो सरकार की जो आपने बात की है, जहाँ तक मैंने कहा वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की फिलॉसफी पर चल रही है, अंत्योदय।
व्यक्ति कौन है जिसको जो लाभ जो पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचा उसको। तो ये एक तरीके का दृष्टिकोण समाज को तोड़ने वाला दूसरा दृष्टिकोण है, लेकिन है वो उस प्रकार की व्यवस्थाएं ला रही जिससे अंत्योदय वो होना चाहिए, ना कि विभाजन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आज का जो विषय था सामाजिक था, वो बड़े अच्छे से सरल शब्दों में इसके बारे में जो है इन्होंने बताया, और साथ ही साथ वर्तमान समय में हम लोगों की क्या भूमिका हो सकती है इन्होंने काफी अच्छे से जिक्र किया। इसी के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप देखते रहिए जेके फैक्ट।